सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की इंग्लिश को। इसमें कि हम फ्लेमिंगो के प्रोसेस का लेसन नंबर 1 आज स्टार्ट कर देंगे, जिसका नेम है द लास्ट लेसन। वीडियो को पूरी तरीके से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी नोट्स आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं टिल द लास्ट आई एम शोइंग यू, सी अप टिल हेयर, इन सब का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट यू नीड टू डू इज टू क्लिक द लिंक प्रेजेंट ओवर देयर। आपको वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उसको आपको क्लिक कर देना है और आप सीधा नोट्स पे चले जाएंगे। तो ये सिर्फ रिवीजन के लिए आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अदरवाइज अगर आपको वीडियो से समझ में आ जाता है देन इट्स ऑल्सो ओके। तो चलिए, सो अगेन सीकिंग टू द चैप्टर। देखिए, बहुत हमारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसका जो लेसन नंबर 1 है, पहला ही जो चैप्टर है, उसका ही नेम आपको दे दिया है द लास्ट लेसन। तो अब देखते हैं ऐसा आखिर है क्या इसमें, जो कि हमारा ये सीधा लास्ट लेसन के बारे में ही बता रहा है। दो ये थोड़ा सैड चैप्टर होने वाला है, बट स्टिल इसको पढ़ के हमें थोड़ा तो इंटरेस्ट आएगा कि आखिर हमारी 12th की इंग्लिश है किस बारे में। तो अगर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इस चैप्टर के पोइट कह लीजिए या फिर ऑथर कह लीजिए। इनका नेम है अल्फोंसे डॉयट। तो इनकी अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अब आखिर इन्होंने ऐसा क्या फेस करा, इनके साथ ऐसी क्या कंडीशन है कि इन्होंने द लास्ट लेसन को ओरिजिनेट करा, इसको लिखा, वो हम अब देख लेते हैं कि आखिर क्या है इस लेसन के बारे में। तो द लास्ट लेसन इज सेट, कहाँ सेट किया गया है इसको? इन डेज ऑफ फ्रांको प्रूशियन वॉर। फ्रांस और प्रूशियन वॉर जब चल रही थी तो उसके बीच में जो डेज थे उसमें इस लेसन को सेट किया गया है। ईयर भी आपको बताया गया है कि किस टाइम चल रही थी वॉर। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड। फ्रांस जो है वो हार गया था, किससे? डिफीट कर गया था प्रूशिया से, जो कि लीड कर रहा था बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क जो था वो लीड कर रहा था प्रूशिया को, और उसने हरा दिया था फ्रांस को। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। और प्रूशिया तब कंसिस्ट कर रहा था उन नेशंस को, उन जगहों को जो कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स थे, उसके हिस्से जो थे, उसको जो प्रूशिया था वो तब कंसिस्ट कर रहा था अपने अंदर। आज तो वो नेशन बन गए, जैसे जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स हो गए, वो सब पहले प्रूशिया ने ही कंसिस्ट कर रखे थे। अब लेकिन वो एक अलग सेपरेट नेशंस बन चुकी है। इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अलासे एंड लॉरेन, ये दो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है। लर्न इट बाय हार्ट। आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट इट हियर, लर्न इट। इसको बिल्कुल ढंग से याद कर लीजिएगा। ये आपको वर्ड्स जो हैं आपको यूज़ ही करने हैं अपने आंसर में। इट इज़ वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू टू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स। हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। अब जो हमारी ये सही, तो हमारी एक हमें हिस्ट्री पता चल गई कि अच्छे इस वजह से रिलेट करें चैप्टर, लेकिन हमारे लिए जो मेन एरियाज हैं वो है एलासे एंड लॉरेन। तो उस टाइम जो था ये फ्रेंच के पार्ट्स थे, एलासा एंड लॉरेन फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन इनको कॉन्कर कर लिया था। इन पर लड़ाई करके जीतते हैं ना, कोई चीज़ हमने लड़ाई करके जीत ली, तो वो जीत ली थी प्रूशिया ने और इनको अपने हाथ में ले लिया था। तो अब जब इतना सब कुछ हो गया तो कुछ बदलाव भी आए होंगे। जब उन्होंने उसको लिया होगा, उन्होंने हैंड ओवर करा होगा, तो उन्होंने कुछ चेंजेस भी करे होंगे वहाँ पे। अब जो चेंजेस करे थे उससे जो पीपल पे जो भी चेंजेस आए वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। थीम की अगर मैं बात करूँ तो ये पेन दिखाती है जो कि इन्फ्लिक्ट हो रहा है पीपल्स पे ऑफ द टेरिटरी। टेरिटरी के जो लोग हैं, जो उस जगह के जो लोग हैं, उनका जो पेन है उसको दर्शाया गया है। बाय इट्स कॉन्क्यूर्स बाय टेकिंग अवे द राइट टू स्पीक। उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका अधिकार ले लिया गया। कौन सा अधिकार ले लिया गया? राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। हर किसी को अधिकार होता है कि वो अपनी खुद की मातृभाषा में पढ़े लिखे सीखे, लेकिन उनसे ये बहुत ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा अधिकार है वो ले लिया गया था। उन्हें बोला गया आपको बिल्कुल राइट नहीं है कि आप कुछ पढ़ें, आपको बिल्कुल राइट नहीं है कि आप कुछ बोलें। किसमें? अपनी खुद की भाषा में, मतलब फ्रेंच में वो कुछ भी नहीं लेके बोल सकते थे। उनको फोर्स करा गया कि आप लोग लिखिए पढ़िए सब कुछ करिए, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में। तो अब इसके हम कुछ करेक्टर्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेन करेक्टर्स हैं। पहला मेन कैरेक्टर है फ्रांस, जो कि जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। ही इज़ अ यंग एंड केयर फ्री स्कूल बॉय, एक बहुत ही ज़्यादा जवान और मतलब उसे किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल केयर फ्री टाइप का वो एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है। और वहीं एम हेमिल,
एम हेमिल कौन है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी मैन, एक बहुत ज़्यादा सख्त और डिसिप्लिन को मेंटेन करने वाले आदमी हैं, जो कि उसके टीचर हैं। जो ये एम हैमिल हैं, ये फ्रांस के टीचर हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और कुछ और भी माइनर कैरेक्टर्स आते हैं इसमें पूरे चैप्टर में, वो भी आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि वॉचर है, जो कि एक ब्लैक स्मिथ है। एम हेमिल सिस्टर, एम हेमिल जो अभी मैंने आपको बताया टीचर, उनकी सिस्टर भी है, जो कि रहती है विद हेमिल, हेमिल के साथ रहती है। और हॉजर, हॉजर कौन है? एक ओल्ड जेंटलमैन, एक बूढ़ा जेंटलमैन टाइप आदमी। जेंटलमैन टाइप मतलब अच्छा खासा, जो कि एक विजडम को मेंटेन करता हो। अब सेटिंग कहाँ करी गई है? मतलब ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो चलेगा फ्रांस, एम हेमल और बाकी सब कैरेक्टर्स के बीच में, ये कहाँ चलेगा? इन द लिटिल गार्डन एंड द स्कूल। एक लिटिल गार्डन और स्कूल के अंदर इसकी सेटिंग पूरी की गई है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। ये सो द चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट जो हमें बता रहा है, वो बता रहा है द फ्रांस रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रांस को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो स्कूल जाए, उससे बहुत अच्छा नहीं लगता था कि स्कूल वो अटेंड करे। अब क्यों लगता था? क्योंकि ही वॉज ऑफन लेट टू गो टू द स्कूल, वो बहुत लेट स्कूल जाता था। अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर, उसे डर था कि उसके टीचर उसे डांटेंगे। अब डांटेंगे क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करता होगा, वो होमवर्क नहीं करता होगा, जो उसे टीचर बोलते होंगे वो उसको फॉलो नहीं करता होगा। और तीसरी चीज़, हैड नॉट लर्न रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उसके टीचर ने उसे पार्टिसिपल सिखाए होंगे, तो लेकिन वो उसके रूल्स ही याद करके जाना भूल जाता है, वो उसको याद ही नहीं करता। अब फ्रांस की टेम्पटेशंस क्या थी? टेम्पटेशंस मतलब उसको अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था? एक तो स्पेंड करना वार्म एंड ब्राइट डे आउटसाइड, एक अच्छा खासा दिन जिसको हम बोलते हैं ना, एक बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरी हमारी चलती है, सन, क्लाउड्स, वेदर, एटमॉस्फेयर, लवली एटमॉस्फेयर, इन सबको जो एक आउटसाइड वाला हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उन सबको वहाँ पे उसे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अलॉन्ग विद दैट द एन्जॉइंग चिपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की जो चिपिंग साउंड होती है वो भी वो एंजॉय करता था। और वो वांटेड टू वॉच प्रूशियन सोल्जर्स, प्रूशिया के जो सोल्जर्स थे, जो उसके सिपाही थे, वो उन्हें भी देखना चाहता था। अभी जस्टिफाई नहीं किया गया है कि वैसा क्यों देखना चाहता था, लेकिन हम जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको आंसर्स जब आप लिखेंगे तो इनको आप ज़रूर उसमें इंक्लूड करिएगा। देन आ जाते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट फ्रांस पासिस थ्रू द टाउन हॉल। फ्रांस पास करता है कहाँ से? टाउन हॉल से। तो द क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है। देखिए टाउन हॉल एक बहुत बड़ी सी जगह होने वाली है, समझ में आ रहा है हमें? पूरे टाउन का हॉल, मतलब पूरा शहर जो उसमें बसा हुआ है उसका एक ऐसा हॉल। तो देखिए टाउन हॉल इमेजिनरी टाइप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। हर किसी की एक अपनी इमेजिनेशन हो सकती है टाउन हॉल की, तो आपकी जो भी इमेजिनेशन बनती हो टाउन हॉल की अपने माइंड में, आप उसको इमेजिन करके सोचिए कि एक टाउन हॉल है और उसके ऊपर एक बुलेटिन बोर्ड लग रहा है ऑरेंज कलर से, जो मैंने शो करा है। और इस पे इसके सामने, इस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे जो लोग हैं वो जमा हुए हुए हैं इसको देखने के लिए। एकदम भीड़ सी लगी होती है ना, वो वहाँ पे लगी हुई है। अब हम देख लेते हैं आगे। यूजुअली ऑल बैड न्यूज, लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। और उसमें ज़्यादातर खराब खबरें लगी हुई हैं, जो बुलेटिन बोर्ड है इस पे ऑलमोस्ट सारी खराब खबरें, जैसे कि बैटल को हार जाना, ड्राफ्ट्स, क्या ऑर्डर आए थे कमांडिंग ऑफिसर के, ये सब इस पे लगे होते हैं हमेशा, और वही सब लोग जो हैं वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है आज के दिन। News that the order from Berlin had come to teach only German in school of Alice and Lauren. अब क्या कह रहे हैं, जो बुलेटिन बोर्ड है इस पे एक बहुत ज़्यादा अलग सी न्यूज़ आई। क्या न्यूज़ आई जिसको देख के जो ऑथर है वो भी हैरान हो गया। इसमें न्यूज़ आई दैट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन द्वारा एक ऑर्डर आया कि अब से सिर्फ जो पढ़ाई है वो सिर्फ जर्मनी में होगी, जर्मन जो लैंग्वेज है उसी में ही होगी। और कहाँ पे? स्कूल्स ऑफ एलिस एंड एल्सेसे एंड लॉरेन, एल्सेसे और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उसमें जो पढ़ाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में होगी। ऐसा ऑर्डर जो कि है वहाँ पे टेलीकास्ट हुआ बुलेटिन बोर्ड पे। ये अनयूजुअल इन स्कूल दैट डे। अब जब वो, मतलब वो तो एक सब देखते देखते ही जा रहा था अपने रास्ते से स्कूल की तरफ। अब मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी यहाँ पे कि जो फ्रांस था वो वैसे तो बहुत रिलक्टेंट था स्कूल की तरफ, उसे जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिना याद करे पार्टिसिपल्स को वो स्कूल की तरफ जाने लगा था। और स्कूल की तरफ जाते जाते जो है उसको टाउन हॉल दिखाई दिया, तब उसने ये चीज़ देखी। अब जब वो स्कूल पहुंचा तो वहाँ पे भी उसे कुछ अनयूजुअल देखने को मिला। क्या अनयूजुअल था? अनयूजुअल डेज, जब नॉर्मल डेज होते थे तो क्या होता था, वहाँ पे एक बहुत ग्रेट बसल होती रहती थी, हसल बसल होती है ना, कि अफरा तफरी मचनी, खेल कूद होना, बहुत अच्छा वाला जो एक एटमॉस्फेयर होता है बच्चों के बीच में स्कूल में, वो होना। तो आज वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। यूजुअल डेज में ऐसा होता था, लेकिन आज वैसा नहीं था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की जो साउंड्स आती रहती थी वो भी नहीं आ रही थी। लेसन्स रिपीटेड इन
यूनिसन। लेसन्स भी रिपीट होते रहते थे, वो भी नहीं हो रहे थे आज। टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के जो होता है ना कि टीचर के पास एक डंडा होता है और वो उसको टेबल पे मारता है सबको चुप कराने के लिए, आज वो वाली साउंड भी नहीं आ रही थी। मतलब इन टोटली हम कह सकते हैं कि आज के दिन स्कूल में जो थी एक बहुत ज़्यादा अजीब सी शांति फैली हुई थी। जैसे कि एक संडे की मॉर्निंग होती, क्योंकि संडे को कोई स्कूल जाता नहीं है, तो उस टाइम जो शांति होती वैसी शांति आज के दिन हो रही थी। अब फ्रांस जो था वो एंटर करा लेट स्कूल के अंदर, मतलब वो बहुत लेट आया था स्कूल के अंदर पहुंचने में, वो लेट हो गया था। मगर फिर भी जो एम हैमिल थे, जो उसके टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने उससे बहुत प्यार से बात करी, स्पोक टू हिम वेरी काइंडली। एम हैमिल जो थे वो बहुत अच्छे से ड्रेस हुए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया उनके कपड़ों का। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड हुई हुई शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप एम्ब्रॉयडेड, और एक ब्लैक सिल्क की कैप जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। इस तरीके के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। अब कोई जनरली तो इस तरीके से ड्रेस होके नहीं आएगा कोई भी टीचर। वो टीचर्स जो ड्रेस होते हैं तो या तो वो पीटीएम के दिन होते हैं या फिर किसी ओकेजन के दिन तैयार होते हैं, तो वो आज किस तरीके से तैयार थे। और उसने पाया जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो क्लास के लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे। अब ये सब क्यों हो रहा था वो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि बताया गया है एक ऑर्डर पास किया गया जिसका रिजल्ट आया कि सिर्फ जर्मनी में पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज में ही अब से स्टडी होगी, जिस वजह से सारे लोग अनहैप्पी हो गए और सब स्कूल में इकट्ठा हो गए। पिक्टोरियल के साथ साथ मैं आपको वर्ड्स वाला भी इसमें एक समरअप कर रहा हूँ इसको कि ऐसा क्यों हो रहा था। लोग जो थे वो स्कूल में समरअप हो गए थे, बड़े बुजुर्ग, और वो बैठ के ये अपने बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को कभी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। और इसी वजह से जो टीचर थे वो भी ड्रेस होके आए थे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन था। आज के दिन से जो फ्रेंच थी वो पढ़ानी बंद हो रही थी स्कूल में, इस वजह से जो टीचर थे वो ड्रेस होके आए थे। और टीचर ने उसको इसलिए भी नहीं डांटा क्योंकि उनका पूरा पूरा ध्यान उसके होमवर्क या उसके लेट आने पे नहीं था, उनका पूरा ध्यान फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर था। इसलिए उन्होंने उससे प्यार से भी बात करी क्योंकि उनको पता था कि अब सबको दुख होने वाला है कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसी को ही बैन कर दिया गया, तो अब हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और एट लास्ट जो टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड पे एक चीज़ लिखते हैं जो कि यहाँ पे आई थिंक नहीं दी गई है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर फॉर यू। उन्होंने लिखा था वॉन, सॉरी नॉट वॉन, इट्स वाइफ, वाइव ला। ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इस वजह से आपको ये बात समझ नहीं आएगी, अभी मैं आपको इसका मीनिंग भी बताने जा रहा हूँ। वाइव ला फ्रांस, इन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया था। अब क्या मतलब है इसका कि इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रेंच जो लैंग्वेज है इट में लिव लॉन्ग। बहुत गुस्से में एग्रेशन में आके उन्होंने लास्ट में ये बात लिख दी थी, और यहीं पर ही जो है जो फ्रेंच लैंग्वेज का जो लास्ट लेसन था, लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन फ्रेंच लैंग्वेज, वो खत्म हो जाता है। इस वजह से कहा गया है द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन क्यों? क्योंकि फ्रेंच में, फ्रेंच लैंग्वेज में जो उनका लास्ट लेसन था वो आज खत्म हो जाएगा। लास्ट लेसन था आज के दिन उनका, कल से उनको जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो लोगों का दुख इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे दुख मनाने के लिए कि आज के बाद उन्हें अधिकार ही नहीं होगा कि वो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कर पाएँ, पढ़ पाएँ। तो इस बात का उन्हें दुःख था, साथ ही साथ जो टीचर थे वो तो बहुत ज़्यादा ही दुःख मना रहे थे। इस वजह से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया वाइव ला फ्रांस, जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस। और बस यहीं पर ही फिनिश करके बोल देते हैं स्कूल इज़ डिसमिस्ड, खत्म हो गई आज की क्लास। तो आज का वो लास्ट लेसन बन गया हमारा फ्रांस का। आई होप आपको इतनी चीज़ जो मैंने आपको बताई है लास्ट वाली समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर की ग्लॉसरी के ऊपर एक क्विक अपना रिव्यू। ड्रेड आता है इस चैप्टर में एक वर्ड जिसका मीनिंग है फियर एंड फ्राइट। स्कोल्डिंग का मतलब होता है एडमॉनिशिंग या फिर रिब्यूकिंग। अब देखिए थोड़े स्टैंडर्ड हमें मीनिंग दिए गए हैं क्योंकि अब आप छोटी क्लास में नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे इसके मीनिंग जो है वो बहुत ही हमें स्टैंडर्ड मीनिंग दिए गए हैं। तो आपको अगर पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में जनरली आते हैं, इस वजह से इसको कराया भी जा रहा है। एमसीक्यू टाइप जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें जनरली इनको पूछ लिया जाता है, इस वजह से इनको आपको याद भी रखना है। देन टेम्पटिंग का, ल्यूरिंग, ड्राफ्ट का, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, एंड इस तरीके से हमें पूरे पूरे दिए गए हैं। एंड वाइव ला जो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड भी लिखा था, वाइव ला, वाइव ला का मीनिंग भी दिया गया है लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। और फ्रांस तो दिया गया था, तो फ्रांस का तो फ्रांस ही आ जाएगा, तो लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस ये वाले अगर आप वाइव ला फ्रांस वाला अगर आप कीवर्ड अपने आंसर में यूज़ करते हैं तो आपका आंसर बहुत एनहांसिव भी बन जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा इसको यूज़ करने का अपने आंसर्स में। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर की लर्निंग्स को, क्या कैसे हमें सीख के मिलती है। तो ये जो पूरी स्टोरी हाईलाइट करती है इन्वेडर्स डिज़ायर,
किसी का भी डिज़ायर किसका डिज़ायर? इन्वेडर का, मतलब किसी बाहर के आदमी का घुस जाना, किसी जगह में इन्वेड करना। टू फोर्सफुली थ्रस्ट हिज लैंग्वेज, उन पे ये हुकूमत चलाना, ये आदमी जो है ये एक डिक्टेटर की तरह काम करेगा, यहाँ पे इन्वेड करके इन सब पे जो यहाँ पे लोग हैं इन पे हुकूमत चलाएगा कि जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरा कल्चर है और जो मेरी कम्युनिटी है, तो मैं उसकी बात मान लिया और मेरी लैंग्वेज कल्चर को ही आज से तुम लोगों को अपने जीवन में अपनाना है। जो मैं करता था, जिस लैंग्वेज में पढ़ता था, जो मेरा कल्चर है, वही सब आज से तुम लोगों को फॉलो करना है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है लैंग्वेज एंड कल्चर, क्योंकि आप किसी पे अपनी क्यों चीज़ें थोप रहे हैं? किसी पे हर किसी पे राइट होना चाहिए कि वो अपनी फ्रीडम की लाइफ जिए, वो अपनी लैंग्वेज अपने कल्चर को अपनाए। और द सबजुगेटेड कम्युनिटी, इस कम्युनिटी पे ये वाली बात थोपी जा रही है बाय whom? By this leader. Taking away one's mother tongue and forcing to accept a foreign language is the first step of colonial aggression. ये colonial aggression का सबसे पहला स्टेप है कि किसी पे भी फॉरेन लैंग्वेज को अपना थोपना, उसकी मदर लैंग्वेज से उसे जुदा कर देना, जो कि फ्रेंच थी। इस चैप्टर में फ्रेंच जो थी वो एक मदर लैंग्वेज थी और उनको फोर्स करा गया कि आप इसको स्टॉप कर दीजिए और एक्सेप्ट करिए जर्मन को एज योर ओन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज सोली प्रिजर्वर ऑफ द हिस्ट्री। अब देखें, फ्रेंच जो थी, अगर आप उसी को ही मना कर देते कि आप फ्रेंच मत बोलिए, तो धीरे 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 जाके कहीं ना कहीं फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वही गायब हो जाती दुनिया से और सिर्फ वो एक हिस्ट्री बन के रह जाती कि हाँ कभी फ्रेंच लैंग्वेज हुआ करती थी। तो लैंग्वेज एक प्रिजर्वर होती है हिस्ट्री की, ताकि कभी वो भी एक हिस्ट्री ना बन जाए। और फ्रेंच लैंग्वेज में पता नहीं कितनी हिस्ट्रियाँ लिखी गई होंगी, अगर लोगों को ही नहीं आएगी तो वो पहले की बातें कैसे डिकोड कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें कोई भी लैंग्वेज को पूरा प्रिजर्व करके चलना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कल्चर की भी वो एक प्रिजर्वर होती है, आर्ट्स की भी प्रिजर्वर होती है, किसी भी एक स्पेसिफिक नेशन या फिर कंट्री की। फोर्थ पॉइंट बताता है लिंग्विस्टिक चॉइवनिज्म, जिसका मीनिंग क्या है? कैरिंग प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार एंड अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड एंड डिसलाइक टुवर्ड्स अदर लैंग्वेज, मतलब दूसरों की जो भाषा है उनकी तरफ अपना एक बुरा बर्ताव दिखाना, उनकी तरफ एक क्रिटिसिज्म दिखाना, एक दुर्व्यवहार दिखाना, ये बहुत गलत चीज़ होती है। डिप्राइविंग वन ऑफ वंस लैंग्वेज इज अकिन टू टेकिंग वंस आइडेंटिटी अवे, किसी को उसकी खुद की लैंग्वेज से जुदा कर देना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ये ऐसा होता है जैसे कि आप किसी से उसकी आइडेंटिटी खींच रहे हैं, आप किसी से उसकी लैंग्वेज ले रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है उसके लिए जैसे कि आपने उससे उसकी पूरी पहचान ही खींच ली है। अ टीचर कैन चेंज द कोर्स ऑफ अ नेशन, एक टीचर जो है वो कोर्स ही चेंज कर सकता है पूरे नेशन का। हाउ? क्योंकि टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, क्या पढ़ाता है, तो उसी पे ही देश का भावी भविष्य निर्भर होता है, क्योंकि वही एक बच्चे को पढ़ा रहा होता है। और लैंग्वेज जो है वो बाइंड करती है किसी भी लोगों को और उनकी यूनिटी को। जैसे मान लीजिए हम इंडिया में, तो जो हिंदी लैंग्वेज है वही इंडिया के लोगों को बाइंड करके रखी हुई है। अदरवाइज जो चाइनीज़ बोलते हैं वो तो हमारे साथ बाइंड नहीं हो रहे हैं, जो हिंदी बोलने वाले हैं वही तो हमें बाइंड कर रहे हैं और यूनाइट भी कर रहे हैं। तो हम सब में कॉमन आइडेंटिटी क्या है? हमारी लैंग्वेज ही होती है। What was the narrator's greatest fear as he moved towards the school? क्या नरेटर का सबसे बड़ा फियर था जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था? तो फ्रांस स्टार्टेड लेट फॉर द स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो गया था वो अफ्रेड था कि उसके टीचर उसे डांटेंगे, और उससे इस बात का भी फियर था कि वो अनप्रिपेयर्ड था। क्यों अनप्रिपेयर्ड था? क्योंकि उसने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल जो कि उसके टीचर ने इंस्ट्रक्ट करे थे याद करने, वो याद करना भूल गया था। दस रीड द टीचर्स एंगर, जो कि टीचर के एंगर को बढ़ावा दे सकता था। तो इतनी सारी चीज़ें वो नहीं करके गया था, इस वजह से उसे डर लग रहा था कि आज तो पक्का उसके टीचर उससे डांट के ही रहेंगे। ये आंसर आप याद कर लीजिए, ऐसे आंसर्स आ सकते हैं पेपर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं, साथ में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इस वजह से इसको याद करना मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए। और टेक्सचुअल आंसर्स भी मेरे पास है, अगर आपको नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे थ्रू वीडियो। अभी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगला बताया गया है, फ्रांस डिड नॉट लर्न फ्रेंच, होम डिड एम हेमिल ब्लेम फॉर इट। फ्रांस जो था उसे फ्रेंच जो थी वो अच्छे से याद नहीं हुई थी। अब एम हेमिल जो थे वो किसको इसके लिए किस पे वो ये सारा ब्लेम थोपते थे कि इसकी वजह से उसको फ्रेंच लैंग्वेज याद नहीं हुई। तो बोला गया है, एम हेमिल डिडंट ब्लेम फ्रांस फॉर नॉट लर्निंग, उन्होंने फ्रांस पे ब्लेम नहीं डाला कि फ्रांस ने याद नहीं करी, लेकिन उन्होंने ब्लेम डाला उसके पेरेंट्स पे, उसके माँ बाप पे, कि वो एंग्जियस ही नहीं थे कि उसको वो फ्रेंच लैंग्वेज याद करें, जबकि फ्रेंच लैंग्वेज उनकी खुद की लैंग्वेज है, वो तो एक बच्चे को बिल्कुल ही आनी चाहिए अच्छे से। लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे, फ्रांस के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उनके बच्चे को फ्रेंच आनी चाहिए। एंड एट लास्ट देखा भी गया कि जो फ्रेंच थी वो अल्टीमेटली बैन ही कर दी गई। तो एक इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, उनकी खुद की लैंग्वेज थी, वो लास्ट में बैन भी कर दी गई। तो फ्रांस को कहीं ना कहीं दुख भी हुआ कि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको जब तक वो सीख सकता था वो तब तक उसको सीख नहीं पाया, जितना उसके पास टाइम था उसने उसको गवा दिया और वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाया। इंस्टेड अब से उसको जर्मन सीखनी पड़ेगी। और वापस कमिंग बैक टू द आंसर, इंस्टेड दे वांटेड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको फ्रेंच याद करवाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो फार्म पे काम करे या फिर मिल पे काम करे, ताकि जो वो उनकी जो फैमिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। जैसे कि इंडिया में देखा जाता है चाइल्ड लेबर वाला केस, वैसे यहाँ पे है कि बच्चों को पढ़ाओ मत, उनको काम पे भेज के पैसे कमाओ। और साथ साथ वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं फॉर सेंडिंग हिम टू वाटर द फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग, वो खुद को भी
दोषी ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रांस था उसको वो पढ़ने की जगह फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। एंड फॉर डिक्लेयरिंग हॉलीडे, और उसको हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया करते थे एज ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, मतलब एक ढील दे देते थे वो उसकी पढ़ाई में, उसको वो जो मर्जी वो चाहता था उसको वो करने, वैसा ही वो उसको करने देते थे। तो इस वजह से एम हेमिल ने 3 लोगों को ब्लेम ठहराया, एक तो उसके पेरेंट्स, एक वो खुद। उन्होंने फ्रांस को बिल्कुल भी इसके लिए ब्लेम नहीं करा है। लास्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं इस पूरी वीडियो का, जिसमें कि हम पूरे चैप्टर को ही एक तरीके से समर अप कर लेंगे। व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ दिस लेसन? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से ही आप कितने सारे आंसर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले आता है दिस लेसन टीचर्स अस टू वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ लाइफ। ये जो चैप्टर है इसमें हमें बहुत 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज सीखने को मिलती है लाइफ की। पहली क्या है? अ पर्सन शुड हैव नॉलेज ऑफ हिज ओन लैंग्वेज। किसी भी इंसान को उसकी जो खुद की जो मदर लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके कल्चर की लैंग्वेज होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या सिखाई जाती है? दैट ही शुड नेवर श्रिंक हिज वर्क। कभी भी उसे अपने काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। फ्रांस इज अ यंग स्कूल गोइंग बॉय। फ्रांस एक स्कूल जाने वाला नौजवान लड़का है। बट ही हेट्स स्कूल एंड टीचर। मतलब जिस स्कूल में वो जा रहा था, जिस टीचर से वो पढ़ा रहा था, उसे वही पसंद नहीं था, तो उसको पढ़ाई में तो क्या ही इंटरेस्ट डेवलप होगा। ही डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ इवन हिज मदर टंग फ्रेंच। उसे उसकी मदर टंग फ्रेंच के बारे में ही नॉलेज नहीं थी, तो उसे पढ़ाई की तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। हिज टीचर एम हेमेल वुड ऑफन स्कोल्ड हिम। उसके जो टीचर थे वो कभी कभार उसे डांटते भी थे, उसको पनिश भी करते थे। लेकिन डांटने का असर भी तो एक समझदार बच्चे पे ही होता है। एक ढीठ बच्चे को तो आप डांटते रहो फिर भी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क बट ऑल इन वेन। लेकिन सारा कुछ बेकार चला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ढीठ बच्चे पे तो फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे उसे डांटो पीटो मारो कुछ भी करो। एंड व्हेन द प्रूशियंस इन्वेड देयर कंट्री, जब प्रूशियंस ने उनकी कंट्री पे इन्वेड कर लिया, उसको कॉन्कर कर लिया, बैन कर दी टीचिंग और स्टडिंग फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच कम्स टू नो द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज। तब फ्रेंच को समझ आया कि उसने अपनी लैंग्वेज की वैल्यू ही नहीं करी कभी भी, उसने उसको समझना ही नहीं चाहा। एक ऐसी लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग थी, उसने उसको ही बिल्कुल बेकार समझ लिया। और आज जब ऐसा टाइम आ गया, उसको अलाउ ही नहीं करने दिया जा रहा है या अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़े सीखे याद करें, तब उसे पछतावा हो रहा है कि काश मैंने समय रहते अपनी लैंग्वेज सीख ली होती। ही कर्सेस हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज। जो खुद को ही कर्स करता है, खुद को ही वो दोषी मानता है कि उसने अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी। एम हेमिल थिंक्स मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज श्रिक वर्क। एम हेमिल भी सोचते हैं कि अब उसके जो विलेज के बाकी लोग थे वो कैसे काम करेंगे, क्योंकि उनको तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में ही बातें समझ में आती थी। दे थिंक दे हैव प्लेंटी टाइम टू डू एनी वर्क। उन्हें लगता है कि उनके पास बाकी काम करने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही समय था, लेकिन कभी अपनी लैंग्वेज पे ज़्यादा गौर देने का किसी के पास भी समय नहीं था। और स्टूडेंट्स भी कभी कभी अपनी जो याद करने वाली चीज़ें थी उसको कल पे छोड़ देते कि आज नहीं, हम कल याद करेंगे। और देखिए रिजल्ट इतना भयानक सामने आया कि फ्रेंच लैंग्वेज ही बैन हो गई। According to M. Hamill, when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. In this way, it is M. Hamill who brings to light the values of life that the story teaches us. क्या बताया गया कि लोगों को एक ऐसे पिंजरे में कैद कर दिया गया जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज के अधिकारी नहीं थे, उनको एक स्लेव बना के रख दिया गया दूसरी लैंग्वेज को याद करने का। और इसी तरीके से जो एम हेमिल थे, उन्होंने एक वैल्यूज़ की लाइट हम सबके अंदर इग्नाइट करी, ये बता के कि जो भी मैंने आपको की कॉन्सेप्ट्स बताए थे यहाँ पे, की लर्निंग्स इस चैप्टर की, यही सारी की लर्निंग्स इस चैप्टर के थ्रू उन्होंने हमें दी है। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हमारे वीडियो का यही हो जाता है डी एंड। आई थिंक विद इन 20 मिनट से पूरी वीडियो मैंने खत्म कर दी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। कुछ चीज़ अगर छूट गई हो या फिर अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो फॉर दैट टू। बट अभी के लिए ये वीडियो यही फिनिश होने जा रही है। नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।